नमस्ते। देखिए, आज के समय में ऑनलाइन सामान बेचना एक बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन जब बात टैक्स और अकाउंटिंग की आती है ना, तो इसके नियम पारंपरिक ऑफलाइन रिटेल से काफी अलग होते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ई कॉमर्स जीएसटी के इसी पूरे गणित को बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से डिकोड करने वाले हैं। अब चाहे आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंद्रा या जियो मार्ट जैसे किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर व्यापार कर रहे हों, इनके अपने कुछ खास पेंच होते हैं, जैसे कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS, मार्केट प्लेस की सेल्स, धड़ाधड़ आने वाले कस्टमर रिटर्न्स, प्लेटफॉर्म का तगड़ा कमीशन और कई राज्यों के बीच होने वाले ट्रांजैक्शंस। ये सारी चीजें मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा ट्रिकी बना देती हैं। तो सबसे पहले एक बिल्कुल बुनियादी नियम गांठ बांध लीजिए। ऑफलाइन व्यापार में आपको टर्नओवर की छूट मिल सकती है, लेकिन इसके उलट ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सामान बेचने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना बिल्कुल अनिवार्य है। टर्नओवर चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, यहाँ कोई छूट नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप क्या होगा? हम सबसे पहले ई कॉमर्स जीएसटी के बेसिक्स देखेंगे, फिर GST-1 रिपोर्ट्स को समझेंगे, उसके बाद कस्टमर रिटर्न्स और TCS को हैंडल करना सीखेंगे, फिर GSTR-3B और उसके कैलकुलेशन को डिकोड करेंगे, और आखिर में बात करेंगे उन सामान्य गलतियों की जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, ई कॉमर्स जीएसटी बेसिक्स। यहीं से हमारी पूरी रिपोर्टिंग प्रणाली की नींव रखी जाती है। देखिए, दिमाग में एक बिल्कुल स्पष्ट मैप बना लेना हमेशा मददगार होता है। मुख्य रूप से आपको 3 तरह के रिटर्न से निपटना होता है। पहला है GSTR-1, जहां आपकी की गई बिक्री यानी सेल्स की पूरी रिपोर्ट जाती है। दूसरा है GST-3B, जहां आपकी टैक्स समरी बनती है और फाइनली टैक्स का पेमेंट होता है। और तीसरा होता है आपका एनुअल रिटर्न, जो पूरे साल का एक फाइनल लेखा जोखा है ना? बिल्कुल सिंपल। बेसिक समझने के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम की तरफ, GSTR-1 रिपोर्ट्स में मास्टरी हासिल करना, यानी अपनी सेल्स को सही तरीके से कैसे रिपोर्ट करें। तो ये GSTR-1 आखिर है क्या? आसान शब्दों में, ये वो रिटर्न है जो पूरी तरह से आपकी सेल्स को समर्पित है। आपके सेलर पैनल से जो डेटा मिलता है ना, जैसे कि ग्रॉस सेल्स, रिटर्न्स, TCS और कमीशन, उन सब की मदद से इसे भरा जाता है। इसमें सरकार को साफ साफ बताया जाता है कि भाई हमने कितना सामान बेचा, वो किस राज्य में गया और उस पर कितना और कौन सा GST लागू हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि GSTR-1 भरते समय सारा डेटा सही टेबल्स में जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है। आम ग्राहकों को जो सेल की है वो जाएगी B2C यानी कंज्यूमर सेल्स टेबल में। अगर किसी GST रजिस्टर्ड बिजनेस को बेचा है तो वो B2B में जाएगा। आपके प्रोडक्ट्स की समरी HSN टेबल में जाती है। और हाँ, अगर कोई सामान वापस आ गया तो उसकी जानकारी CDN यानी क्रेडिट नोट्स टेबल में दर्ज होती है। चलिए इसे एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली के किसी आम ग्राहक ने आपसे कुछ खरीदा और उसके पास कोई GST नंबर नहीं है, तो ये सेल सीधे B2C में जाएगी। लेकिन अगर किसी खरीदार ने आपको अपना GST IN दे दिया तो बस गेम बदल गया। अब ये सीधे तौर पर एक बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B सेल मानी जाएगी। आपको इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, जो कि शायद सबसे ज्यादा सरदर्द वाला हिस्सा हो सकता है, रिटर्न्स और TCS को हैंडल करना। ये ऑनलाइन मार्केटप्लेस की 2 सबसे बड़ी और उलझाने वाली चीजें हैं। मान लीजिए किसी ग्राहक ने आपसे 10,000 रुपये का सामान खरीदा, लेकिन कुछ दिन बाद उसे वापस कर दिया। ई कॉमर्स में ये तो आम बात है, राइट? तो इसका फ्लो कैसे काम करता है? जब प्रोडक्ट वापस आता है तो एक क्रेडिट नोट जारी होता है। फिर आप इस जानकारी को अपनी CDN टेबल में दर्ज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इससे आपकी टैक्स देनदारी यानी टैक्स लायबिलिटी तुरंत कम हो जाती है। आपको उस रिटर्न हुए सामान पर बेवजह टैक्स नहीं भरना पड़ता। अब जरा इस TCS नाम के रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये एक ऐसा टर्म है जो नए सेलर्स को बहुत कंफ्यूज करता है। इसे एकदम सिंपल भाषा में समझे तो मार्केटप्लेसेस क्या करते हैं, आपके ही पेमेंट में से GST का एक बहुत छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं और सीधे सरकार के पास जमा कर देते हैं। बस इसी छोटी सी कटौती को TCS कहा जाता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इससे नंबर्स में देखते हैं।
मान लीजिए कि आपके मार्केट प्लेस पर पूरे 1 लाख रुपए की सेल हुई है। अब नियम के हिसाब से उस पर 1% यानी 1000 रुपये टीसीएस कट जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये पैसा गया कहाँ? तो जनाब, ये पैसा कहीं गायब नहीं होता। ये सीधा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सुरक्षित जमा हो जाता है और वहीं दिखाई देता है। और जब आपको अपना जीएसटी चुकाना होता है, तब आप इस पैसे को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त आ गया है आपके मंथली वर्कफ्लो के क्लाइमैक्स का। सेक्शन 4 जीएसटीआर 3B और इसके कैलकुलेशन को डीकोड करना। यहीं पर आपकी महीने भर की कुल सेल्स, लाइबिलिटी और जो नेट टैक्स पे करना है, उसकी फाइनल समरी तैयार होती है। इस पूरे गणित को एक सीधे से उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इस महीने आपकी कुल धमाकेदार सेल्स हुई हैं 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख की बिक्री पर जो शुरुआती आउटपुट जीएसटी की देनदारी आपके ऊपर बनती है, वो है 90,000 रुपए। ये आपका इनिशियल टैक्स बर्डन है। तो क्या आपको पूरे 90,000 रुपए अपनी जेब से देने होंगे? बिल्कुल नहीं। इस देनदारी को कम करने के लिए 2 दमदार चीजें आपके पास हैं। पहला, जो माल आपने खरीदा था उस पर मिला 40,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम आईटीसी कहते हैं। और दूसरा, मार्केटप्लेस ने आपका जो 10,000 रुपए का टीसीएस पहले ही काट लिया था, उसका क्रेडिट। ये दोनों चीजें एक तरह से शानदार डिडक्शन या कटौती के रूप में काम करती हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइनल कैलकुलेशन बैठेगा कैसे। देखिए, आपकी कुल टैक्स लायबिलिटी थी 90,000 रुपए। इसमें से आपने अपना 40,000 रुपए का आईटीसी माइनस कर लिया और 10,000 रुपए का टीसीएस भी घटा दिया। अब जरा हिसाब लगाइए, जो फाइनल जीएसटी का अमाउंट आपको असल में सरकार को पे करना है, वो सिर्फ 40,000 रुपए रह जाता है। हो गया ना काम आसान? अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के अंतिम और सबसे जरूरी पड़ाव पर। सेक्शन 5 सामान्य गलतियां। हम चाहते हैं कि आप कंप्लायंस के दौरान इन महंगी और भारी पड़ने वाली गलतियों से हर हाल में बचें। कुछ टिपिकल गलतियां जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, उन्हें फटाफट देख लेते हैं। सबसे आम है ग्रॉस सेल को बिना कस्टमर रिटर्न्स एडजस्ट किए ही फाइल कर देना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इसके अलावा टीसीएस का क्रेडिट लेना भूल जाना, जिससे आप अपनी ही जेब से एक्स्ट्रा टैक्स भर लेते हैं। एक और बहुत बड़ी चूक है मार्केटप्लेस के कमीशन पर मिलने वाले आईटीसी को भूल जाना। सोचिए, अगर 5,000 रुपए के कमीशन पर 900 रुपए का जीएसटी लगा है, तो उस 900 रुपए का आईटीसी क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिए, वो आपका हक है। और हाँ, B2B और B2C सेल्स को गलत टेबल्स में डालना भी आपको नोटिस भिजवा सकता है। इन सब गलतियों से बचने का रामबाण इलाज क्या है? सही रिपोर्ट्स। आपको अपने सेलर पैनल से हर महीने ये रिपोर्ट्स जरूर डाउनलोड करनी चाहिए। सेल्स रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट, सेटलमेंट रिपोर्ट, आपका टीसीएस सर्टिफिकेट, कमीशन इनवॉइस और रिटर्न्स की रिपोर्ट। इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि सटीक कंप्लायंस के लिए यह आपकी अल्टीमेट चेकलिस्ट है। चलिए, इस पूरे सफर को एक मास्टर समरी के साथ समेटते हैं। जो भारी भरकम शब्द हमने आज सीखे, जीएसटीआर 1 आपकी सेल्स डिटेल्स के लिए है, जीएसटीआर 3B आपके फाइनल टैक्स पेमेंट के लिए है, टीसीएस वो टैक्स है जो मार्केटप्लेस ने पहले ही काट लिया है, आईटीसी आपकी अपनी खरीदारी पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट है, सीडीएन कस्टमर रिटर्न्स एडजस्ट करने के लिए है, B2B बिजनेस क्लाइंट्स के लिए और B2C आम उपभोक्ताओं के लिए। मुझे उम्मीद है कि अब ये सारी जार्गन आपके लिए बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गई होगी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए और खुद से पूछिए, क्या आपके बिजनेस में मंथली टैक्स फाइलिंग का काम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म रिपोर्ट्स के आधार पर हो रहा है, या फिर कहीं कोई लूप होल तो नहीं छूट रहा? क्योंकि याद रखिए, सही जानकारी और परफेक्ट कंप्लायंस ही आपके ई-कॉमर्स बिजनेस को लंबी रेस का घोड़ा बनाते हैं। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।